जय हिंद दोस्तों, मैं आर.एस. कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम मैथ की आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि नंबर सिस्टम के ज्ञान न होने से मैथ का ज्ञान अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या होता क्या है, मतलब कि नंबर है क्या। तो ध्यान रहे कि जो किसी वस्तु का परिमाण अथवा प्रश्न कितने है का जवाब देता है, क्या कहलाता है जी? तो संख्या कहलाता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यदि आप सबसे कोई पूछ दे कि आप जिस रूम में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कितने रूम है, उस घर में कितने रूम है, तो आपका जवाब रहेगा 2 या 4 या 5। सपोज दैट आप यदि कहें कि हमारे घर में 5 रूम है, तो यहाँ पर 5 रूम, तो यहाँ पर जो 5 है यह आपका कहलाएगा संख्या। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न किए आपसे हम प्रश्न किए कि आपके घर में कितने रूम है, तो आपने जवाब दिया कि हमारे घर में 5 रूम है। तो यहाँ पर कह ही रहा है कि संख्या क्या कहता है, कि संख्या यह कहता है कि आप प्रश्न कीजिए और प्रश्न का जवाब मिलता है तो वही जवाब में क्या कहलाता है जी? संख्या कहलाता है। तो यही लिखा है कि जो किसी वस्तु के परिमाण अथवा प्रश्न कितने है क्या जवाब देता है, संख्या कहलाता है। सपोज दैट एक और एग्जांपल की तरह समझते हैं। यदि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं, आपके क्लास वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं। प्रश्न क्या है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस वर्ग कक्ष में पढ़ते हैं और उस वर्ग कक्ष में कितने बच्चे हैं, तो यह स्वाभाविक बात है कि कोई कहेगा कि 50 है, कोई कहेगा कि 60 है, कोई कहेगा कि 100 है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न किया कि आपके वर्ग कक्ष में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपका जवाब रहा 50, और 50 ही आपका क्या कहलाएगा जी? तो संख्या कहलाएगा। सपोज दैट एक और एग्जांपल था, समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे में आप सब कोटा में अनाज उठाने जाते हैं, तो वहां कहा जाए कि एक बोरी में कितना केजी गेहूं था, तो आपका जवाब रहा कि उस गेहूं के बोरी में गेहूं जो था वो 50 केजी था। तो यहाँ पर जो गेहूं है, गेहूं आपका एक तरह का क्या होगा? तो वस्तु होगा, और उस वस्तु का परिमाण क्या था, अर्थात वो कितना था, तो आपने जवाब दिया 50 केजी, अर्थात ये 50 क्या है? तो 50 आपका एक तरह का संख्या है, अर्थात नंबर है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद से आता है अंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोलते हैं। यह कहता है कि जिसकी सहायता से संख्या बनाई जाती हो वही आपका क्या कहलाता है जी? अंक कहलाता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुल अंक जो होते हैं वह 10 होते हैं, जो निम्न प्रकार से है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? तो 0 से लेकर 9 तक। यह आपका पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये सब क्या है जी? तो आपका यह डिजिट है, अर्थात क्या? अंक है। अब यहाँ से सवाल यह उठता है कि यह तो आप लोग समझ गए कि अंक यह है, लेकिन कहा जाए कि संख्या, आप यहाँ पर देखें कि जो वस्तु के परिमाण बतावे या हम प्रश्न कर रहे हैं और वो जवाब दे दे, तो हमारा क्या कहलाता है जी? संख्या कहलाता है। अब क्या होता है कि हम इसमें भी देख रहे हैं कि अंक के ही सहायता से, यानी अंक के ही सहायता से संख्याएं बनाई जाती है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक है, तो यहाँ पर अंक है, और इसके सहायता से अगर हम किसी और चीज का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पर 0 था तो इसको हम 1 के बाद लगा दिए, यहाँ पर 1 0, यह आपका इसमें कितने अंक हुए? 2। एक यहाँ पे 1 आपका अंक है और 0 भी क्या है जी? अंक है। और दोनों के मिलाने से
जो चीज बना है, जो बना है वही हमारा क्या कहलाएगा जी? संख्या। तो यहां से स्पष्ट यह हुआ कि जब अंक मिलते हैं तो संख्या बनता है। तो यहाँ पर जो भी 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ कोई भी अंक इसमें लेते हैं तो हमारे किसका निर्माण होता है जी? तो संख्या का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक नोट के तहत लिखवाए हैं कि जो सभी अंक होते हैं संख्या होती है। जो सभी अंक है क्या है जी? संख्या। मतलब 0 से 9 तक आपका संख्या है। लेकिन बात किया जाए कि सभी संख्या क्या अंक होते हैं? नहीं, सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 0 की मिलाकर बनाए हैं तो हमारा 10 मिला है, और 10 आपका संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा संख्या? क्योंकि 10 क्या इसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो 10 आपका अंक नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा जी? संख्या होगा। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ा के देखते हैं हम। तो 1 और 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 भी आपका अंक है और 5 भी क्या है जी? आपका अंक है। तो 1 भी अंक है और 5 भी अंक है, दोनों की मिलाकर हम मिला दिए तो बन गया मेरा संख्या। अब क्या ये संख्या जो बना है 15 क्या इसमें है? नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी जो अंक होते हैं संख्या होते हैं, अर्थात 0 से लेकर 9 तक संख्या है। लेकिन सभी संख्या मतलब 15 संख्या है तो 15 इसमें कहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है अंक कैसे होगा? तो इसलिए कहा जाता है कि सभी अंक संख्या होती है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख ही लिए कि 10 हमारा संख्या था, 10 इसमें कहीं नहीं मिल रहा था। और हम सब जानते हैं कि कुल अंक 10 ही को होते हैं, मतलब इतने ही को होते हैं। 0 से लेकर 9 ही तक होते हैं और 0 से लेकर 9 तक में 10 नहीं है, 15 नहीं है। अर्थात सभी अंक संख्या होती है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग संख्या के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर जो होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। एक होता है आपका काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। चलिए अब हम लोग दोनों को मिलाकर देखते हैं कि वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या जब दोनों मिलाए जाते हैं तो एक नई प्रकार की संख्या निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित या सम्मिश्र संख्या, जिसको मिक्स्ड अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और आइए हम लोग सबका अलग अलग करके देखते हैं। यहाँ पे है आपका वास्तविक संख्या। तो अभी अब देखें कि वास्तविक और काल्पनिक को मिलाकर एक नई संख्या का निर्माण हुआ जिसे हम लोग सम्मिश्र संख्या या मिश्रित संख्या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दो टाइप्स होता है। एक होता है परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर परिमेय संख्या को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है भिन्न, अर्थात एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा आपका है शून्य पूर्णांक, तीसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिलाकर एक संख्या बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और आपका प्योरली जो धनात्मक पूर्णांक है अर्थात पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या को कई भागों में बांट दिया गया है। एक आपका विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, सम संख्या अर्थात आपका इवन नंबर, उसके बाद से भाज्य या इसी का एक और नाम होता है यौगिक, उसके बाद से अभाज्य जिसका एक और नाम होता है ऋण संख्या। तो अभी आप लोग देखें कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग एक एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसको बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या है क्या, उसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपकी सारी संख्याएं समाहित है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या देख रहे हैं जिसको काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो काल्पनिक संख्याएं है यह आप लोगों को 10th क्लास तक नहीं पढ़ना होता है। 10th क्लास से जैसे ही इंटर क्लास में जाइएगा तो इस पर आधारित एक चैप्टर ही दे दिया है। तो चलिए उसका कुछ हम लोग झलक देख लेते हैं
क्योंकि यहाँ पर संख्या के प्रकार में जब इसका नाम आया ही है तो क्यों नहीं इसको हम लोग जान ही ले। तो चलिए इसको हम लोग कुछ संक्षिप्त रूप से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है काल्पनिक संख्या है अर्थात इमेजिनरी नंबर। तो ध्यान रखिए इसके अंतर्गत वह संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे में मान लेते हैं कि -2, -5 या -6 या -8, चाहे जो भी हो, यानी वे सारी संख्याएं जो रूट के अंदर निगेटिव हो अर्थात माइनस में हो, तो इन सारे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो है कि जो भी संख्या है और रूट के अंदर है और किस में हो, माइनस में हो, तो अगर माइनस में रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा नंबर है जी, काल्पनिक संख्या। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तरीके के सवाल के लिए हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर -4 ही है, तो इस स्थिति में इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -4 है और किसके अंदर है, रूट के अंदर है ना। और जब रूट के अंदर है तो कौन सी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार जो संख्या माइनस में हो रूट में हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर में एक आप लोगों का वैल्यू ली जाती है जिसको बोलते हैं i², और i² का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्या होता है जी, 1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर i² क्या होता है जी, 1 होता है। और i² का जो मान होता है वो -1 होता है। i² का मान कितना होता है जी, -1 होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको -4 को हम लोग -1 × 4 लिख सकते हैं। तो ये -1 × 4 है। और अभी हम बताएं कि इमेजिनरी नंबर में i² का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका -1। तो जहां पर -1 दिया है वहां हम क्या लगा देंगे जी, तो i² भर देंगे। तो यहाँ से आपका हो गया अंदर रूट -1 और -1 का वैल्यू कितना है जी, i²। तो आपका हो गया i² × 4। यहाँ पर देखें 4 है ना, अर्थात 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 2। और यहाँ का i² अर्थात i यहाँ पर 2 गए हैं ना, तो उसमें से एगो i निकाल लेते हैं तो आपका हो गया 2i। तो इस स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी आपका इमेजिनरी नंबर हो तो उसका भी स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में एक i² जो होता है उसका वैल्यू -1 होता है। तो आप लोग समझ गए कि काल्पनिक संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो रूट के अंदर माइनस में हो। और जब रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में रहता है तो समझ जाइएगा कि वह आपका जो संख्या है वो आपका कहलाएगा इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ दोनों संख्याओं को मिलाकर देखा जा रहा है कि एक और संख्या बन रहा है मिश्रित, या इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वह चाहे आपका इमेजिनरी नंबर हो या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों का दोनों आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा, क्योंकि इन दोनों पर एक आपका चैप्टर दे ही दिया है। तब समझिए कि यहाँ पर जो सम्मिश्र संख्या दिया है उसका भी हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या जो होता है वो होता है z = a + ib। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या z = क्या होता है, a + ib। और यहाँ पर अब यह सवाल उठता है कि हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिलाकर हमें सम्मिश्र संख्या बना है ना जी। तो इसमें अब आपका वास्तविक संख्या कौन है और काल्पनिक संख्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आपका a और b, जो आपका a और b है ना वो आपका है रियल नंबर। कौन है जी, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। और यहाँ पर आपका जो i है
इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। तो आप लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों संख्याओं को मिलाकर एक नई संख्या बनती है, जिसको हम लोग सम्मिलित संख्या या कॉम्प्लेक्स संख्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसका z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, जिसमें a और b जो है आपका एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर जो आपका i है क्या है जी, इमेजिनरी नंबर है। तो अभी तक हम लोग देखें कि काल्पनिक संख्या है क्या और कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिलित संख्या है क्या। ध्यान रखिएगा, हम पहले आप सबको बता चुके हैं कि ये जो दोनों टॉपिक है ये आपका 10th क्लास तक के लिए तो है ही नहीं है, लेकिन जब हम लोग संख्या के प्रकार पढ़ रहे हैं और इसमें जब इसका नाम आ गया है तो जानना भी जरूरी है। इसलिए हम आप बता दिए हैं कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो रूट के अंदर माइनस में हो, और उसके लिए आप आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, -1। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अगर उसी तरीके से -16 है तो -16 के यदि स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए इसी तरीके से कीजिएगा, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस की लगा दीजिएगा आई। यहाँ पर आपका जो 4 है वह आपका कहला जाएगा रियल नंबर, और यहाँ जो आपका आई है वह कहला जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इसी के तहत हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, अर्थात जो संख्याएं आपका z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में हो, अर्थात एग्जाम्पल में जाए तो 5 प्लस 2i। यहाँ पर देखना a का स्थान पर 5 है, b का स्थान पर 2 है, और यहाँ पर i है तो i। तो इस प्रकार के जो संख्या के रूप होते हैं ना, उसी संख्या को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स संख्या अर्थात सम्मिलित संख्या। यह आपका सिंगल दे दिया जाएगा कि 5i, यह किस प्रकार का नंबर है, तो आप बेहिचक मान लीजिएगा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। उस तरीके से आपको पूछ दिया जाए कि 0 प्लस 2i यह किस प्रकार की संख्या है, तो अभी आपका यह कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो चलिए हम लोग काल्पनिक संख्या और सम्मिलित संख्या के बारे में जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या में आप लोग जितना भी नीचे देख रहे हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक, शून्य, जितना भी संख्याएं है ना, इसको जानकारी के लिए हम ऊपर से लेकर नहीं आएंगे। अगर हम वास्तविक संख्या के बाद परिमेय संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्या पढ़े, तो उतना हमको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। कहाँ चलेंगे जी, नीचे से ऊपर चलेंगे, अर्थात हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे जी, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि गिनती में प्रयोग होने वाली जो संख्या होती है ना, उन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और ये स्वाभाविक बात है, आप सब जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है और उसे कहा जाता है कि बाबू तुम गिनो, अर्थात तुम्हारे सामने रखी जो वस्तुएं है उसको गिन कर बताओ कि वो कितना है। तो ध्यान रखिएगा, वह जो बच्चा है ना, वह आपको गिनेगा तो 0 से नहीं गिनेगा। ये नहीं कहेगा कि मान लेते हैं आपका उस बच्चे के सामने 5 गो आम है, मान लेते हैं 5 गो आम है, अब कहिए कि बाबू इसको बताओ कि ये कुल कितने हैं, तो वह क्या करेगा, कहेगा 1 2 3 4 5। मतलब यह करेगा कि 1 2 3 4 5, अर्थात वो बता देगा कि 5 आम है। यह नहीं कहेगा कि यहाँ पर 0 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पर 5 आम रखे थे ना जी, अगर हम इसका काउंटिंग 0 से करते हैं तो आपका 4 ही आएगा। लेकिन यह होता क्या है कि यह प्रकृति का ही लगभग लगता है कि दिन रहता है कि कोई भी बच्चा और काउंट करना शुरू करता है, गिनना शुरू करता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो एक ही से गिनना शुरू करेगा। और इसलिए एक से जो आपका, इसलिए कहा जाता है कि जो आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो इस प्रकार की संख्याएं होती है ना जी, ये आपका क्या कहलाती है जी, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं, किसी भी चीज को अगर गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हम उसको 1 से ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो गिनने में संख्याएं प्रयोग हो, जो गिनने में संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हो,
उसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्राकृत संख्या। की भी नेचुरली देन रहता है, यह प्राकृत ही देन होता है, भगवान का ही देन होता है कि कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति आप किसी से भी गिनवाइए, वो ध्यान रखिएगा, आप किसी चीज को अगर काउंट करवाते हैं तो हमेशा कहाँ से गिनेगा, एक से ही गिनेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 4 5 या अनंत तक जो संख्याएं होती है वो आपका प्राकृत संख्या होती है, जिसे हम लोग n से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं जी, n से। इस बार देख रहे हैं कि n बराबर हो गया 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट टू इनफिनिट। मतलब कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या है जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है, और जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट। तो यहाँ से हम लोग कुछ देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, प्राकृत संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है ना, वो आपका क्या दिख रहा है जी, 1 दिख रहा है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो क्या है जी, 1 है। और जब इसका लार्जेस्ट की बात किया जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या है, तो ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 होती है, और आपका जो सबसे प्राकृतिक संख्या की यदि बात किया जाए तो वह आपका ज्ञात नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि वह ज्ञात ही नहीं है। हम बता ही नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए हम इसमें और कुछ जानते हैं। इस प्राकृतिक संख्या को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को एक और किस नाम से जानते हैं, तो आपका होता है हिंदू अरबी संख्या। मतलब कि प्राकृतिक संख्या के एक और नाम से जान गए, हिंदू अरबी संख्या। एक हमारे दृष्टिकोण से प्राकृतिक संख्या के एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं अधूरी संख्या। अधूरी संख्या। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आप लोग लिख लीजिएगा, और जब कहा जाएगा कि 10 लिखिए, चाहे 11 लिखिए, चाहे 12 लिखिए, तो इस स्थिति में अगर आपको 10 लिखना है तो कहा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 में आपका 1 तो है, तो 1 तो आपका मिल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या 0 है क्या? 0 नहीं है। आज प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है? नहीं होती है। तो जब 0 से स्टार्ट होती ही नहीं है तो उस स्थिति में प्राकृतिक संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, अर्थात इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर 1 से लेकर 9 तक हम लिखते हैं, 9 के बाद हमें संख्या लिखना है तो उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है जी? तो 0 निभाता है, जो कि इसमें 0 नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग अधूरी संख्या के नाम से जानेंगे। चलिए अब यहां से और आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप सबसे कहा जाए कि 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं, अर्थात 10 प्राकृतिक संख्या को जोड़ के बताइए कि वो कितना आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। और कहा जाएगा इसको जोड़ के बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा इस तरह से 10 9 19 19 8 27 27 7 34 34 6 40 40 5 45 45 4 49 49 3 52 52 2 54 54 क्या? तो आपने क्या किया कि इसको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को लिखा और इसको एक एक करके जोड़ा, तो आपका आ गया कितना? 55। तो यह आसान था। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया था कि मात्र मतलब कि प्रथम 10 ही प्राकृतिक संख्या को जोड़िए, और आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या को जोड़िए, तो आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखिएगा। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखिएगा
और कहा जाए जोड़ते रहिए तो जोड़ते जोड़ते आपको कितना टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको कम से कम समय अंतराल में क्या करना है कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बता देना है। तो करेंगे क्या, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के यदि योग की बात किया जाए, अर्थात इसको जोड़ की बात किया जाए, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सम की बात किया जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है n इंटू n प्लस 1 अपन क्या। तो अब इस फॉर्मूले के सहायता से चाहे जितना कहे और कहे कि प्रथम 1,00,000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, जोड़िए, जोड़ के बताइए, तो आप बेहिचक इस फॉर्मूले के तहत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल दे दिया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग बता रहा, तो यहाँ पर प्रथम 100 और यहाँ प्रथम n, तो यहाँ पे n का स्थान पर कितना है जी, कितना है 100 है। तो जब 100 है ना, तो जब n था तो n के लिए जो योगफल का फॉर्मूला था, जो जोड़ का फॉर्मूला था, वो था n इंटू n प्लस 1 अपन क्या 2। अब यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 बैठा देंगे, तो बनेगा कैसे, जब n था तो n लगाते थे, हम 100 है तो क्या करेंगे 100 लगा दिए, फिर इंटू, फिर n का स्थान पर 100 अब प्लस 1 तो 1 अपन कितना 2। अब कटने योग्य है जो उसको कटा देंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ कितना बार में कटेगा जी 50 बार में, तो यहाँ 50 तो 50 इंटू 100 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपका आएगा 101, और इस स्थिति में आप लोग गुणा कर लीजिए, तो 101 गुणे 50, तो 1 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, 0 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, 0 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 0। चलिए कट गया, यहाँ पर 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5, 5 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, अब 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5, 0 5 0 5। अर्थात इस प्रकार से देख लिया कि इसका आंसर आ गया 50 और 50। तो यह किसका आंसर है जी, तो प्रथम 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिएगा और उसको जोड़िएगा ना, तो उसके आंसर कितना आएगा जी 50 50, अर्थात 5050। कोई दिक्कत, चलिए इसमें और बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब यदि कह दें कि चलिए यह तो छोटी संख्या दी, चलिए अब 500 की बात किया जाए, चलिए 1000 कहा कि प्रथम 1000 का योगफल बताइए, कितना हजार का जी 1000 का। तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जो प्राकृतिक संख्या के योगफल पूछ रहा था डायरेक्ट इस फॉर्मूला बैठाइएगा। यहाँ पर आपका जो n का वैल्यू कितना है जी 1000 है, n का वैल्यू कितना है जी 1000 है, तो देयरफॉर लिख लीजिएगा n का मान आप लिख लीजिएगा 1000, n का स्थान पे लिखिएगा 1000, आप प्लस 1 है तो 1 अपन कितना 2, यहाँ से फिर कटा जाइएगा कितना आएगा जी आपका 500, तो यहाँ से आ जाएगा 500 गुणे इसको कीजिएगा तो 1001, ऐसे गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 500। कितना आसान है। तो आप सबको यदि पूछा जाए आप सबसे कि प्रथम 10 का है या प्रथम 20 का है या प्रथम 100 का है या प्रथम 1000 का है या प्रथम 2000 या प्रथम 1,00,000 प्राकृतिक संख्याओं के यदि योगफल पूछे या उसका जोड़ पूछे, तो डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं। तो यहाँ पर देखना प्रथम 500 अर्थात प्रथम n, यहाँ पर आपका n के मान कितना दे दिया है जी 500 दिया है। और जब n के मान 500 दिया है तो आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपन 2।
अब यहाँ मान बिठा लीजिए एन का मान कितना दिया है जी 500, तो यहाँ बिठा लेंगे 500, फिर इंटू एन का स्थान पर फिर 500 और प्लस 1/2, यहाँ से घटाइएगा तो 250 बार में कट जाएगा, तो आपका आ गया 250 गुणे आप 500 में एक जोड़ेगा तो 501, आप गुणा करके जो आपका आंसर है वहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, या आज के लिए इतने ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से आप सबको ही परेशानियां बढ़ सकती है और दिक्कत भी है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे का स्टेप देखेंगे। चलिए जय हिंद।